नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल हुई है और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो एक तरह से टूट का शिकार हो गई है। इस पूरी राजनीति को हम कैसे समझ सकते हैं? इसका केंद्र की राजनीति पर विपक्ष की एकता की कोशिशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और क्या यह पूरा मसला हमारे देश की राजनीति की व्यावहारिकता और पावर स्ट्रगल का जो पूरा एक स्वरूप है, जहाँ पर सत्ता ही सबसे सर्वोच्च लक्ष्य बन जाता है, उसका परिचायक है या इसमें हम कुछ नैतिक निहितार्थ भी ढूँढ सकते हैं? इन्हीं सब प्रश्नों पर हम बातचीत करेंगे आज प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से। अभय सर नमस्कार। पहला प्रश्न मैं यही करना चाहूँगा कि ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, क्या उसने एक अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है शरद पवार के सामने? या ये कहा जाए कि जिस तरह की राजनीति वो करते रहे हैं, वही राजनीति आज वापस मुड़कर उनके सामने आकर खड़ी हो गई है? देखिए, आपके सवाल के दोनों पहलू प्रासंगिक हैं इस समय। शरद पवार अभी से नहीं, काफी दिनों से महाराष्ट्र में अपनी राजनीति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मसला उठाया, तो पूरे विपक्ष में केवल शरद पवार ही थे जिन्होंने कहा कि ये मसला अप्रासंगिक है, इसको उठाने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद गौतम अदानी वाला मसला आया। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट और गौतम अदानी के जब शेयर गिरने शुरू हुए, तो सारे विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने, गौतम अदानी को अपना निशाना बनाया और उसे प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा और प्रधानमंत्री के ऊपर पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये केवल शरद पवार ही थे जिन्होंने इस मसले पे प्रधानमंत्री का बचाव किया और गौतम अडानी को उन्होंने क्लीन चिट दी। न केवल यह, बल्कि वो गौतम अडानी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले और उनसे शरद पवार के बीच में शायद 1.5 से 2.5 घंटे तक बातचीत हुई और हम सब लोग कयास लगाते रह गए कि आखिरकार एक राजनीतिक नेता और एक पूंजीपति के बीच में इतनी देर तक क्या बातचीत हुई होगी। तो और ये जब शरद पवार गतिविधियां कर रहे थे, उस वक्त विपक्ष की एकता के लिए तैयारियां भी चल रही थी। नीतीश कुमार उसकी सुबुगाहट ले रहे थे, सब नेताओं से मिल रहे थे, और माना जा रहा था कि ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार, ये सब लोग मिलजुल कर विपक्ष की एकता करेंगे। लेकिन शरद पवार का जो पूरा व्यवहार था, व्यवहार का जो पैटर्न था, ये पैटर्न इस बात की चुगली खा रहा था कि वो कहीं कुछ ऐसा जरूर है जिससे वो महाराष्ट्र की राजनीति में असहज महसूस कर रहे हैं। फिर जो पत्रकार महाराष्ट्र के दौरे पे जाते थे, उनको वहां पर पता चलता था कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार, वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। वो किसी न किसी तरीके से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और वो मुख्यमंत्री बनने की जुगाड़ में हैं। साथ में ये भी उसे पता चलता था कि प्रफुल्ल पटेल, जो कि शरद पवार के दाएं हाथ रहे हैं और शरद पवार के एक क्राइसिस मैनेजर का क्राइसिस मैनेजर उन्हें माना जाता था, वो प्रफुल्ल पटेल भी उनके साथ में पार्टी छोड़ सकते हैं। छगन भुजबल वगैरह का भी नाम लिया जा रहा था। बस केवल ये कोई नहीं बता पाता था कि ये सब कब होगा। और लेकिन शरद पवार के दिमाग में शरद पवार का माथा ठनका हुआ था। उनके सामने स्पष्ट था कि ये होने ही वाला है और इसके लिए वो पूरी की पूरी पेशबंदी कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री का डिग्री के मसले पर जो बचाव था, ये गौतम अदानी के सवाल पर जो उन्होंने किया, वो भी उसी की बड़ी पेशबंदी का हिस्सा मैं मानता हूं। और फिर आप देखिए क्या हुआ ये कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूट गई। उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा अजित पवार के साथ चला गया। प्रफुल्ल पटेल भी अजित पवार के साथ चले गए। अब वो केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर अपनी सरकार में बड़े फेरबदल की तैयारियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर इस सिलसिले में बैठकें हो चुकी हैं और छगन भुजबल भी उनके साथ चले गए। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि महाराष्ट्र की विधानसभा स्तर की राजनीति का क्या होगा। दूसरा पहलू यह है कि महाराष्ट्र की लोकसभा स्तर की राजनीति का क्या होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक पहलू यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो गैर भाजपा विपक्षी एकता बनने वाली है, जिसकी मीटिंग शिमला की बजाय बंगलौर में होगी, ये घोषणा खुद शरद पवार ने की थी, उसका क्या होगा। तो इन तमाम पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं कि इस घटना से पहले हमदर्दी महाविकास अघाड़ी के पास थी। महाविकास अघाड़ी का मतलब है राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना का उद्धव ठाकरे वाला धड़ा।
ये इसका मतलब है महाविकास अघाड़ी। वहां पर महाराष्ट्र में सब लोग ये कहते थे कि हमदर्दी महाविकास अघाड़ी के साथ है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। अब एक ये तर्क दोबारा फिर दिया जा सकता है कि शायद अब हमदर्दी महाविकास अघाड़ी के साथ बढ़ जानी चाहिए, लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि एक ऐसी राज्य प्रणाली में, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली में जहां पर विभिन्न जो बटी हुई है टुकड़ों टुकड़ों में, जिसमें जब एक बड़ी पार्टी एक एंकर पार्टी के साथ में एक से ज्यादा टुकड़े जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जमीन पर वो एंकर पार्टी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस लिहाज से मैं मानता हूं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू। मसलन अगर एकनाथ शिंदे के ऊपर एक कानूनी तलवार उनके ऊपर अटक रही है, वो उनके ऊपर गिरती है और उनको अयोग्य ठहरा दिया जाता है कानूनी रूप से, तो ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पास में अजित पवार और उनके विधायक हैं। दूसरी तरफ अगर लोकसभा चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके शिंदे और अजित पवार दोनों लड़ते हैं, तो आज के मुकाबले तकनीक अगर अनगढ़ंत का इस्तेमाल करें तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बढ़ी हुई ताकत के साथ में दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, इसका नतीजा ये भी निकल सकता है कि महाराष्ट्र में हमदर्दी पूरी तरीके से महाविकास अघाड़ी के पास चली जाए। शरद पवार जब सड़कों पर निकलेंगे, शरद पवार जब मराठों के बीच में जाएंगे, शरद पवार जब मराठों के आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे, वो पहले से ही 84 साल के हैं, पिछले दिनों चुनाव में बरसते हुए पानी में रैली करके उन्होंने अपने लिए बड़ी हमदर्दी बटोरी थी। तो हो सकता है कि एक बार फिर वो उन लोगों के पैरों तले की जमीन खींच पाए। कहना मुश्किल है कि पानी किस तरफ मरेगा। एक बात ये भी कही जा रही है कि शरद पवार का भी इस पूरी साजिश में कुछ हाथ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी का हिस्सा है और शरद पवार अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो उनकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एक ये भी इसमें सवाल जुड़ता है कि जो लोग गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो लोग भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए थे। खुद प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले नाम लेकर कहा कि लोग भ्रष्टाचारियों की पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो एक ये पहलू है कि क्या वो बचने के लिए गए हैं, ये कहना ठीक होगा, या दूसरा ये कि जो एक प्रवृत्ति है नेताओं में कि अपने ही पुत्र या पुत्री को आगे बढ़ाओ, उसके कारण भी अजीत पवार जैसे नेता के अंदर एक तरह का गुस्सा पैदा हुआ कि मुझे नहीं स्थान दिया जाता। लेकिन ये अजित पवार तो पहले भी ये काम कर चुके हैं। अभी तो ये कह सकते हैं आप, अभी तो ये बात समझ में आती है कि भाई सुप्रिया सुले को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया तो अजित पवार को इससे नाराजगी हुई होगी, लेकिन अजित पवार तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो वो सत्ता की तलाश में, अजित पवार लंबे अरसे सत्ता की तलाश में थे और वो उन्होंने सत्ता भारतीय जनता पार्टी की मदद से प्राप्त हो, शिवसेना की मदद से प्राप्त हो, और उनका तर्क बिल्कुल सीधा साधा है, अगर हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो भाजपा के साथ क्यों नहीं जा सकते। यहाँ तो मसला ये रह गया कि भाई आपने अपने मेंटर, अपने जो मार्गदर्शक थे जिन्होंने आपकी राजनीति दिखाई, आपने उनकी बात नहीं मानी, आपने उनको धोखा दिया। और प्रफुल्ल पटेल ने भी धोखा दिया, छगन भुजबल ने भी धोखा दिया, शरद पवार और अजित पवार ने भी धोखा दिया। ये बात तो कही जा सकती है, लेकिन इसमें नैतिकता वाला मसला इसलिए नहीं आता कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो महाराष्ट्र में बनते बिगड़ते गठजोड़ है, उसमें कभी भी किसी के भी साथ जा सकते। तो और जहां तक भ्रष्टाचार और इन चीजों का सवाल है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रिकॉर्ड है। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई आ जाता है तो फिर भाजपा वाले उसका बचाव करने लगते हैं और यहां तक कि उसे बड़ी जिम्मेदारियां भी देते हैं। हो सकता है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में भाजपा के सहयोग में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी कौन लेगा, यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा और महाराष्ट्र के पैमाने पर कौन बड़ा नेता बनेगा भाजपा की छत्र छाया में, इसकी एक होड़ शुरू हो जाए और देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में बुला लिया जाए और वहां पे उनको एक कैबिनेट रैंक का मंत्रालय दे दिया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि असम में क्या हुआ। तो आज भाजपा वो पार्टी नहीं रह गई है, जबकि वो कांग्रेस से आए हुए तत्वों को एक फ्रीजर में डाल देती थी और उसको बड़ी जिम्मेदारियां नहीं देती थी। आजकल तो भाजपा में कांग्रेस से आए तत्वों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं, मुख्यमंत्री पद मिलता है, संगठन में भी
बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा और जो शिवसेना का शिंदे ग्रुप ग्रुप है, इनके एक साथ आने से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई उस सरकार में और ये भी राजनीतिक उथल-पुथल ला सकता है आगे? ये सारी व्यावहारिक समस्याओं का सामना इस सरकार को करना पड़ेगा। शिंदे के साथ कई विधायक थे जो मंत्री बनना चाहते थे। हुँ, अब अजित पवार के साथ जो विधायक आ गए हैं, वो उन विधायक, क्या वो उन विधायकों का पत्ता साफ कर देंगे मंत्री बनने की होड़ में? ये तमाम बातें हैं। ये सारा प्रबंधन, ये राजनीतिक प्रबंधन का प्रश्न है, हुँ, क्योंकि आखिरकार सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर इस गठजोड़ को कोई छोड़ के जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? विपक्ष में जाएगा ना। वो तो सत्ता पाने के लिए यहाँ पे आया था। अभी भी कम से कम सत्ताधारी दल का विधायक, तो सत्ताधारी सरकार का, सत्ताधारी गुट का विधायक तो है। भाई वो कांग्रेस के और शरद पवार के पास क्यों जाएगा और उद्धव ठाकरे के पास क्यों जाएगा? तो ये सब बातें, ये पत्रकारी विश्लेषण है कि भाई उनको ये दिक्कत होगी, उनको ये दिक्कत होगी, इस तरह राजनीतिक प्रबंधन। लेकिन इससे भी ज्यादा जटिल किस्म का राजनीतिक प्रबंधन भाजपा करने में सक्षम है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो आपसी संघर्ष है, पूरी तरीके से उसका मामला साफ हो गया। मतलब आज ये भी नहीं, खबर आ कुछ रही भी थी। साफ नहीं हुआ। अभी तो शिवसेना तक का मामला साफ नहीं हुआ। हुँ, आप देखिए, यहाँ अभी फडणवीस की स्थिति भी साफ नहीं है। तो इस वक्त महाराष्ट्र की जो भाजपा में फडणवीस की स्थिति क्या है, वो क्या करेंगे? आज ही इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक पूरे पेज का इंटरव्यू है। आप उस इंटरव्यू को देखिए, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मैं 5 साल तक मुख्यमंत्री था, तो मेरे मंत्रिमंडल में एकनाथ शिंदे थे, तब मैं उनका बॉस था। आज मैं उप मुख्यमंत्री हूं और वो मेरे बॉस हैं। और इस तरीके से मामला चलता रहता है। और आदर्शवाद की तो बात ठीक है, लेकिन जब निकाल दिया जाएगा आपको, तो फिर आपकी कोई परवाह नहीं करेगा। तो फडणवीस का सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि राजनीति हर हालत में टिके रहने और जमे रहने का नाम है। आप क्विट नहीं कर सकते। आप वो इसलिए क्योंकि आपका अपमान किया जा रहा है या आपकी अवनति हो गई है, इस सब तर्कों के आधार पर आप मैदान छोड़ के नहीं आ सकते। आप मैदान में जमे रहिए, वक्त का इंतजार कीजिए और देखिए कि पानी किधर मर रहा है। जी, फडणवीस को क्या पता था कि मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते देखते वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिर एक दिन अचानक एक दूसरा व्यक्ति भी उप मुख्यमंत्री बन के उनके साथ बगल में कुर्सी पर बैठ जाएगा। तो ये फडणवीस तो इस राजनीतिक विकास क्रम के एक दर्शक से बन के रह गए। हुँ, तो उनकी स्थिति भी साफ नहीं है। एकनाथ शिंदे को भी पता नहीं है उनका भविष्य क्या है। आज अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल को भी नहीं पता है कि उनका भविष्य क्या है। सभी का भविष्य अधर में लटक रहा है। और महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो गड़बड़ झाला हुआ है, इसके कारण कांग्रेस का, बची हुई शिवसेना का और बची हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस का भविष्य भी अधर में लटक गया है। तो हम सब लोगों को महाराष्ट्र की स्थिति पर बहुत ध्यान से, अभी तक देखने में साफ ये लग रहा था कि जो महाविकास अघाड़ी है वो हम जनता की हमदर्दी प्राप्त कर रही है और चुनाव में उसको लाभ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल वगैरह को छोड़कर इस पूरी परिस्थिति को बदलने की एक पहलकदमी दी, एक बदलने का दांव खेला है। अब वो किस हद तक बदलेगी, कहां तक बदलेगी, ये अभी हम लोगों की समझ में धीरे धीरे करके आएगा। क्योंकि जनाधार किस तरफ जाएगा? भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस मराठाओं की पार्टी है, हुँ, तो मराठा लोग अजित पवार को अपना नेता मानेंगे। मराठा लोग अपने पुराने नेता, पुराने आदरणीय नेता, जमे हुए स्थापित नेता शरद पवार को अपना नेता मानेंगे। हुँ, इसी तरीके से जो शिवसेना का जनाधार है, वो एकनाथ शिंदे को अपना नेता मानेगा या उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानेगा। हुँ, ये बातें तो बिल्कुल अभी स्पष्ट नहीं है। हुँ, ये मसला केवल चुनाव आयोग में जो मुकदमा होगा चुनाव चिन्ह के लिए और पार्टी पर कब्जे के लिए, वहां तक सीमित नहीं है। मैं उसको महत्वपूर्ण मानता हूं, लेकिन वो गौड़ है महत्व में, जी, दूसरे दर्जे की प्राथमिकता। सवाल ये जनाधार किसका साथ देगा। जब दोनों नेता एक मंच से खड़े हो, एक अपने अपने मंच पर खड़े होकर अपने अपने जनाधार को संबोधित करेंगे, तो जनाधार किसकी बात पर तालियां बजाएगा और किसके पीछे जाएगा। जी। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि अभी ये खबर या तो मीडिया में चला दी गई है या इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है कि जनता दल यूनाइटेड में भी हो सकता है कि फूट हो जाए और विपक्ष की एकता की क्यों नहीं कोशिशों होगी में फूट? थोड़ा-सा। देखिए, जो लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हाथ में हाथ रख के बैठी रहेगी और अपने खिलाफ बड़े से बड़े गठजोड़ों को बनने देगी, वो लोग मुगालते में। महाराष्ट्र में साफ लग रहा था कि भाजपा नुकसान में पड़ जाएगी। हुँ,
तो अब ऐसी स्थिति नहीं, गड़बड़ा गई है स्थिति। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाजपा फायदे में आ गई है, लेकिन स्थिति गड़बड़ा गई है। हुँ, इसी तरह बिहार में एक आदर्श गैर भाजपा गठजोड़ बना हुआ था, हुँ, जिसके अंदर से एक एक करके शक्तियां छिटक के भाजपा की तरफ जा रही हैं। हुँ, अभी देखिए नरेंद्र मोदी जब केंद्र में फेरबदल करेंगे, तब किन लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं। हुँ, कई लोग बैठे हुए हैं हुँ, बगल में, हुँ, उम्मीद कर रहे हैं, उसमें बिहार के लोग भी हैं, हुँ, अब महाराष्ट्र के लोग भी आके उनके साथ बैठ गए हैं। हुँ, अब देखिए नरेंद्र मोदी कहां तक किसको अपनी लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत किसको कहां क्या स्थान देते हैं। हुँ, और ये मानना कि बिहार में राजनीति स्थिर हो गई है, अब ऐसी ही बनी रहेगी, या महाराष्ट्र में पहले हम लोग ये मानते थे कि राजनीति स्थिर है, वो एक उनका गठजोड़ है, एक इनका गठजोड़ है, वो ऐसा ही बना रहेगा, ये गलत साबित हुआ। इसी तरह मैं मानता हूं कि बिहार में भी ये गलत साबित हुआ। हुँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक प्रश्न जो आता है वो है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपनी राजनीति को एक अलग राजनीति के रूप में प्रस्तुत करते रहे, हालाँकि उसके कई उदाहरण हैं कि वो उससे दूर हटे कि शुचिता की राजनीति हम करते हैं, तो उसके उदाहरण अब भरे पड़े हैं कि वो उससे काफ़ी दूर चले गए हैं। तो ये इस बात को और पुख्ता करता है कि अब इन सब चीज़ों का उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक सुविधा है कि वो एक बिल्कुल ऐसे संगठन की राजनीतिक भुजा है जो उसके जरिए राजनीति में भाग लेता है, खुद राजनीति में भाग नहीं लेता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद चुनाव नहीं लड़ता, वो भारतीय जनता पार्टी के जरिए राजनीति में भाग लेता है और हुँ, अपने अन्य संगठनों के जरिए राजनीति में तरह तरह से दूसरे तरीकों से हस्तक्षेप करता है। चुनाव लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, विश्व हिंदी परिषद दूसरा काम करती है, बजरंग दल कोई और काम करता है, वगैरह वगैरह। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो लगातार ये दावा करता रहेगा कि वो शुचिता की राजनीति करता है। हुँ, अगर भाजपा कोई ज्यादा गड़बड़ करेगी तो वो उनके लोग भाजपा को एक उपदेश दे देंगे, ऐसा अक्सर होता है। यहाँ तक कि भाजपा की आलोचना भी करते हैं, कहने भाई हमने तो भाजपा की आलोचना कर दी। आप संघ के लोगों से कभी मिलकर अलग से बात करके देखिए, आपको वो काफी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए नजर आएंगे। हुँ, और ये जब भारतीय जनता पार्टी कोई इस तरह का काम करेगी तो संघ के लोग अपने आप को उससे दूर लगाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि दो चुनावों के बीच में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां, बहुत से दांव पेच, बहुत सी रणनीतियां हो सकती हैं जो कि संघ परिवार को प्रत्यक्ष रूप से पसंद ना आए और संघ परिवार की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा पर भी उनकी वजह से आंच आए। हुँ, तो उस वक्त वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। रणनीतिक सामरिक रूप से जब चुनाव होता है तब वो भाजपा के साथ में एकजुट एकजुट होकर हुँ, खड़े हो जाते हैं और भाजपा की मदद करते हैं। आज तक इसी तरीके से होता रहा है, केवल एक उदाहरण को छोड़कर 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में मदद नहीं की थी। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस की ही मदद की थी और उससे राजीव गांधी को, तो वैसे भी चुनाव बहुत जम के जीतते, क्योंकि बिल्कुल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बिल्कुल दूसरे तरह का माहौल था सारे देश में। इससे भारतीय जनता पार्टी पर और भी ज्यादा आघात हुआ और उसकी 2 सीटें रह गई थी। इस एक उदाहरण को छोड़कर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि संघ ने, चाहे वो भाजपा से कितना भी नाराज हो, कितना भी निराश हो, कितना भी अनमना हो, चुनाव में उसकी मदद न की। जी। क्या हम ये कह सकते हैं कि देश की राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? अगर आप सत्ता में हैं, आपके पास अच्छा गठजोड़ है, तो हमारे देश में ऐसा कोई एक नैतिक शुचिता का नहीं बचा रह चुका है, जहाँ पर लोग नेताओं को ये कहा जाए कि अच्छा यहाँ रुक जाना चाहिए। आप अगले चुनाव तक इंतज़ार कर लेते, जिसके खिलाफ चुनाव लड़े, उसके विपरीत उसके साथ जाकर आप सरकार ना बनाएँ। इस तरह की चीज़ें अब नहीं देखिए रह गई हैं। भ्रष्टाचार के कई स्तर हैं कमल, हुँ, भ्रष्टाचार के कई स्तर हैं। बड़े ऊंचे स्तर पे कोई भ्रष्टाचार होता है और वो सीधे सीधे आम जनता की जिंदगी को तुरंत प्रभावित नहीं कर रहा है। दूरगामी दूरगामी तौर पे तो हर भ्रष्टाचार प्रभावित करता है। मान लो बहुत बड़े स्तर पे कोई एक बड़ी रिश्वत ले ली गई या बड़ा कमीशन खा लिया गया, किकबैक खा लिया गया, तो वो आगे चलकर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, इससे आम लोगों के जनजीवन के ऊपर उसका असर पड़ेगा, लेकिन तुरंत उसका कोई असर नहीं होगा। जो छोटे स्तर का, बहुत छोटे स्तर का भ्रष्टाचार होता है, जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हुँ, हुँ, और उसकी वजह से प्रशासन में, लोक प्रशासन में दिक्कतें पैदा होने लगती हैं, जैसा कि कर्नाटक में हुआ था, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था, और उसकी तोहमत भाजपा के ऊपर लगी, भाजपा सरकारों के ऊपर लगी। भाजपा सरकारों को उसकी वजह से जम के वोटरों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। अगर वो बात होती है तब समस्या पैदा होती है। एक राजनीतिक दल दूसरे किसी नेता और पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है कि आपने ये गड़बड़ियां की, सब सब आरोप लगाता है, लेकिन हुँ, अगर उसका सीधा सीधा प्रभाव
गवर्नेंस के चैनल में नहीं पड़ रहा है और वो सीधे-सीधे जनता पे असर नहीं हो रहा है, वो पार्टी और नेता उस तरीके से जनता के बीच में बदनाम नहीं है, तो फिर उस भ्रष्टाचार के आरोप का कोई मतलब नहीं रहता, वो केवल मीडिया में चर्चा की बात रह जाता है। वो चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता। अब देखिए कर्नाटक में चुनावी मुद्दा बना, हिमाचल प्रदेश में चुनावी मुद्दा बना, दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में वो चुनावी मुद्दा बना। इससे पहले 2014 में भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनावी मुद्दा था। इसके बाद जब बोफर्स वाला मसला उठा तो राजीव गांधी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मसला चुनावी मुद्दा था। तो वो चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा है। दूसरी बात यह है कि आम जनता को पक्का यकीन है कि सभी नेता भ्रष्ट होते हैं। वो किसी भी नेता को ये नहीं मानती है कि ये भ्रष्ट नहीं है। सभी नेता भ्रष्ट होते हैं या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं या भ्रष्टाचार की तरफ से आंखें बंद किए रहते हैं। अगर कोई नेता व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट नहीं है तो इस आधार पर जनता उसकी पार्टी के ऊपर कोई खास रहम नहीं करती। आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, वो कहेगा मनमोहन सिंह भ्रष्ट नहीं थे, वो मान लेगा इस बात को, लेकिन मनमोहन सिंह की पार्टी के ऊपर तो वोटरों ने कोई रहम नहीं किया। तो ये सब बातें बनी रहती हैं। सवाल इस बात का है कि भ्रष्टाचार मुद्दा होते हुए भी राजनीतिक मुद्दा कब बनेगा, इस चीज पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जी। और आज की बातचीत हम यहीं रोकते हैं। एक बात ज़रूर है कि शरद पवार जब 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने खुद ही एक तरीके से एक नेता के साथ, जिसको हम दगा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता की तरफ वो गए थे। आज फिर से वो चीज़ें उनके सामने आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद वो अकेले भी पड़ सकते हैं। तो आगे के घटनाक्रम पे हम ध्यान देंगे कि कैसे देश की राजनीति आगे बढ़ रही है। जी। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में मिलेंगे, अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जी। नमस्कार।